चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं एस्टेट की, क्वेश्चन बैंक के। ठीक है, क्वेश्चन बैंक किस सब्जेक्ट के लिए? फिजिक्स के लिए। और कब ये पूछा गया था? ये क्वेश्चन पेपर कब का है? 2011 का। 2020 का ऑलरेडी आपको अपलोडेड है, आपने देख लिया तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिए उसको। चलिए शुरू करते हैं, एग्जाम बहुत पास है तो फटाफट काम करते हैं। क्या रहा है? 0.6 किलोग्राम द्रव्यमान, मतलब m बराबर कितना? 0.6 kg। पिंड से इतना मीटर पर सेकंड का त्वरण, मतलब a बराबर कितना है? 0.08 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। ठीक है, तो बल का परिमाण बताए। बल मतलब फोर्स क्या होगा? हम लोग को पता है F बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुने त्वरण। तो m की वैल्यू 0.6 और त्वरण की 0.08, ये कितना हो जाएगा? 48 और लड्डू 3, तो मतलब 0.048। अब बल का मात्रा क्या होता है लिखना जरूरी है, न्यूटन। तो न्यूटन, तो हमारा बल कितना हो जाएगा? इतना। एकदम आसान सा क्वेश्चन, यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखा है, बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुने त्वरण। ध्यान में रखेंगे, फटाफट बनेगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। पहला का ए हो गया हमारा, चलो ए। दूसरा, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने पर समवेग हो जाएगा। मान लीजिए शुरुआत में वेग हमारा कितना था? v था, और बाद में क्या हो गया? वेग हमारा आधा, मतलब v/2। तो पहले जो हमारा संवेग था, संवेग क्या होता है? द्रव्यमान गुने वेग, तो मतलब m × v, p1। तो हमारा p2 क्या हो जाएगा? वेग को आधा किया है तो द्रव्यमान तो आधा होना नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा mv/2, मतलब mv मतलब क्या है? p1, मतलब p1/2। तो हमारा संवेग क्या हो गया? वेग को आधा किया तो संवेग भी आधा हो गया, तो कह सकते हैं कौन सा? 1/2 गुना। तो दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए। और फॉर्मूला तो यहाँ लिखा ही हुआ है, संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग। तीसरा, बालकों के दो समूह, अच्छा बालक दिख ही रहे हैं, बालकों के दो समूह एक रस्सी पर विपरीत दिशा में 10 न्यूटन का खिंचाव बल लगाता है। तो रस्सी में तनाव का बल, देखिए एक रस्सी है, इस साइड से भी 10 न्यूटन का लगा दिया बहादुर, इस साइड से भी 10 न्यूटन का बल लगा दिया, तो मतलब नेट फोर्स, ठीक है, नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 10 इधर 10 उधर, कहीं नहीं जाने वाला है, तो टोटल क्या हो जाएगा हमारा? 0 हो जाएगा। तो कह सकते हैं सिंपल सा, बल क्या होता है? एक सदिश राशि होती है। ठीक है, दोनों का जब आप रिजल्टेंट निकालोगे, ठीक है, परिणामी बल निकालोगे, तो वो क्या हो जाएगा अपना? सिंपल सा, दोनों को एक दूसरे के विपरीत होने के कारण क्या होगा? दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और रिजल्ट हमको क्या मिलेगा? एफ नेट की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी? 0, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, तो 0 न्यूटन। तीसरा का हमारा बी हो जाएगा। चौथा, 30 न्यूटन का कोई बल 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर 2 सेकंड तक कार्य करता है। ठीक है, तो त्वरण होगा, त्वरण क्या होगा? 30 न्यूटन का बल इतना। हम लोग अभी जस्ट देखे, आपको दे दिया है एफ बराबर कितना? 30 न्यूटन, और एम की मतलब द्रव्यमान का मान दे दिया है 5 kg। एफ बराबर क्या जान रहे हैं? अभी जस्ट एक फॉर्मूला से बना है, एफ इक्वल्स टू एम इंटू ए, तो ए बराबर क्या होगा? F/m। एफ की वैल्यू 30 और m की वैल्यू 5, तो कितना हो जाएगा? 6, और एक्सीलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक्सीलरेशन हमको सिंपल सा बल और द्रव्यमान से ही निकलना है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट, किसी वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाए तो उसका भार, ठीक है, किसी वस्तु का भार किस पे होता है? भार बराबर सिंपल सा वेट बराबर कह सकते हैं m × g। अब वस्तु को कहीं भी लेके जाओ, m का मान नहीं बदलने वाला है, पक्की बात है। बदलेगा कौन? g। और g जो होता है, मान लीजिए केंद्र से यहां तक की दूरी क्या है हमारी? r है, तो g जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है r² के, तो मतलब r की वैल्यू बढ़ेगी तो g के मान घटेगा, r का वैल्यू घटेगा तो g का मान बढ़ेगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का व्युत्क्रमानुपाती का यही मतलब होता है। यहाँ देख रहे हैं फॉर्मूला, g इज इक्वल्स टू कैपिटल G m डिवाइडेड बाई r², तो लिख सकते हैं g इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। इन्वर्सली का मतलब एक बढ़ा तो दूसरा घटेगा। तो कहानी में कुछ ऐसा है,
यदि बहादुर यहाँ है, विषुवतीय रेखा पे है, ठीक है, यहाँ पे आर की वैल्यू जो हमारी है ये आर है 1, और ये जब ध्रुव पे पहुंचेगा तो ये इसका क्या है R2, ठीक है। तो यहां से देख के क्या लग रहा है कि R1 की वैल्यू बड़ी होती है, R1 क्या है हमारा ग्रेटर है R2 से, ओके। तो R1 ग्रेटर है मतलब R1 के लिए हमारा G का मान क्या होगा कम, किसके R2 के रिस्पेक्ट में G का मान क्या होगा ज्यादा। R जितना R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो R2 क्या है हमारा R1 बड़ा है तो G कम होगा, R2 छोटा है तो G बड़ा होगा। तो सिंपल सा बात है कि यहाँ पे कहाँ पे विषुवतीय रेखा के ऊपर R1 के लिए G का मान कम होगा तो स्वाभाविक है वेट भी हमारा क्या होगा कम होगा, और यहाँ जब जाएगा तो R का मान क्या हो गया R2 का मान घट गया तो G का मान बढ़ गया, तो इसका मतलब हमारा कह सकते हैं वेट क्या हो जाएगा हमारा बढ़ जाएगा। तो सिंपल सा है, विषुवतीय रेखा से ध्रुव पर जब जाएंगे तो इसका जो क्या है वजन है वो बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो सिंपल सा बढ़ा देते हैं तो बढ़ता है। अच्छा है छूट गया, तो पांचवा का आंसर क्या हो जाएगा ए। एकदम सिंपल सा चीज है, देखिए आर की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है, मतलब आर पे कौन डिपेंड करता है जी, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। जी आर का मान बढ़ेगा तो जी का मान घटेगा, R2 का मान जैसे घटा तो जी का मान बढ़ गया, तो जी जितना ज्यादा होगा वजन उतना ज्यादा शो करेगा। तो स्वाभाविक सी बात है पहले वाले केस में जी का मान कम है तो R1 के केस में वजन कम होगा, यहाँ पे हमारा क्या होगा W1 यहाँ W2, और W2 पे हमारा क्या है R2 के लिए जी का मान ज्यादा है तो W2 ज्यादा होगा, तो सिंपल सा लिख सकते हैं क्या चीज W2 इज ग्रेटर देन W1, मतलब विषुवतीय रेखा से आप ध्रुव पे जाओगे तो आपका वजन बढ़ेगा, द्रव्यमान नहीं बदलने वाला है, वजन वेट बढ़ेगा या भार कह सकते हैं। तो पांचवा का ए। छठा, हवा में ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती है। देखिए हवा में ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती है, सबसे पहली बात कह सकते हैं ध्वनि तरंगे क्या होती है अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे होती है, अतः इसके संचरण के लिए किसी न किसी क्या है माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि प्रकाश को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, बिना माध्यम का भी वो जाएगा लेकिन ध्वनि को माध्यम चाहिए, ठीक है। निर्वात में जैसे निर्वात में ध्वनि मतलब ये निर्वात का मतलब क्या है कोई माध्यम नहीं है तो वहां पे ध्वनि तरंगे एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती है, तो सिंपल सा क्या है हमारे अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं, कौन सा ध्वनि तरंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा अनुप्रस्थ तरंग। कौन सा होता है जो हमारा प्रकाश होता है वो अनुप्रस्थ तरंग होता है, याद रखिएगा। चलिए सातवां, ध्वनि तरंगों की आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। आवृत्ति का एसआई मात्रक तो हर्ट्ज ही होता है, सही बात है। आप जैसे किसी भी टाइप का ले लीजिए श्रव्य तरंगे, अश्रव्य तरंगे, पराश्रव्य तरंगे, इस तीनों में से सबकी आवृत्ति क्या है हर्ट्ज में, किधर गया हर्ट्ज में है, तो इसका क्या लेंगे हम आंसर में हर्ट्ज। इस टेबल को भी याद रखिएगा, हो सकता है इससे कुछ आपको इस साल पूछते थोड़ा सा सीरियसली वाला, और ऐसे भी इस टेबल का जरूरत हमको आगे पड़ा है क्वेश्चन बनाने में, तो ध्यान में रखना है। सातवां का क्या हो जाएगा ए। आठवां, आवृत्ति और आवर्तकाल का गुणनफल होता है। देखिए आवृत्ति आवर्तकाल का इन्वर्स होता है, ठीक है, जस्ट उल्टा होता है। आवृत्ति को हम यदि n से लिखते हैं तो आवृत्ति बराबर होता है 1/आवर्तकाल, तो इस दोनों का यदि गुणनफल करोगे कितना मिलेगा 1, इसको इस साइड ले आएंगे तो 1, तो सिंपल से क्या होगा 1, इससे आसान क्या पूछ सकता है, ठीक है। आवृत्ति क्या होता है 1/आवर्तकाल, ध्यान में रखेंगे। किसी वस्तु का द्रव में डूबना या तैरना निर्भर करता है किसके ऊपर, उसके उत्प्लावन बल के ऊपर, जो वो जो द्रव है वो लगा रहा होता है उसके कितने द्रव्यमान को उसने हटाया है उसके ऊपर, ठीक है। तो सिंपल सा कह सकते हैं उत्प्लावन बल, और उत्प्लावन बल क्या होता है किसी तरल में आंशिक या पूर्ण रूप से डूबी किसी वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है उत्प्लावन बल, और वो क्या होता है घनत्व जी और उसके आयतन के गुणनफल के बराबर। ये फॉर्मूला याद रखोगे, रो जी इंटू भी किसका आयतन, किसका वस्तु का आयतन नहीं, ये जितने मान लो यहाँ पे कोई बहादुर होता और कितना ये पानी को हटाया, इतना पानी को हटाया ना ये,
तो इसका आयतन की बात होती है, वस्तु के आयतन की बात नहीं होती है। ठीक है, मतलब जितना ज्यादा पानी को हटाएगा। अब खुद सोचो, नाव लकड़ी का बना हुआ है, ठीक है, या लोहे का बना हुआ है, उसको समेट के एक छोटा सा ब्लॉक बना के पानी में डालोगे, डूबेगा कि नहीं डूबेगा? डूबेगा, पक्की बात है। लेकिन उसी का एक नाव बना दिए, तो नाव क्या करेगा? ज्यादा जगह, मतलब ज्यादा जगह को के पानी को क्या करेगा? हटाएगा। तो इसका मतलब ज्यादा पानी हटा, जिसके वजह से क्या होता है, उसके ऊपर ऊपर की तरफ उत्प्लावन बल लगता है, इसके वजह से नाव क्या होती है? पानी में तैरते रहती है। उम्मीद है समझ में आया होगा नाव पानी में किसके बल, क्यों तैरती है? उत्प्लावन बल के कारण। जो कौन लगाता है? जल लगाता है, जिस जल में वो तैर रही है। ओके, दाब का मात्रक क्या होता है? दाब क्या होता है हमारा? बल बटे क्षेत्रफल। प्रेशर जो होता है फोर्स बाई एरिया। अब फोर्स का हमारा क्या होता है? न्यूटन। एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, मतलब बल का न्यूटन और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कौन सा है? ये वाला है। तो 10वां का बी, एकदम आसान सा है, फॉर्मूला याद रखना है, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। 10वां का हो गया बी हमारा। 11, विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के प्रतिपादक थे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रतिपादक सीधा सीधी बोला जाए तो फैराडे थे। इन्होंने क्या बोला था? किसी चालक को किसी परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस चालक के सिरों के बीच विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। जैसे यहां देख रहे हो, ये क्या है? चुंबक है, इसके पास आ रहा है, तो क्या हो रहा है? इस अभी से कितने लोग गुजर रहे हैं? 3, अभी 1 गुजर रहा है। जो ही ये इसके पास आएगा तो 1 के जगह पर 3, 3 के जगह पर 6, ऐसे करके क्या है, ये जो लाइन्स है, विद्युत फ्लक्स है, उनका मान बदल रहा है, मतलब परिवर्तित हो रहा है, जिसके वजह से क्या होगा? इस चालक के सिरों के बीच, मतलब ये और ये सिरा जो है, इसके बीच क्या होगा? विद्युत वाहक बल उत्पन्न होते हैं। यही हमारा क्या था? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। ठीक है, एकदम आसान सा चीज है। इसको किसने दिया था? हमारे फैराडे साहब ने दिया था। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करके दिए थे। ओके, तो 11 का डी। अगला क्या हमारा? अर्धचालक का प्रतिरोध ताप के बढ़ने पर क्या होता है? देखिए, चालक का प्रतिरोध जो होता है वो ताप के बढ़ने से बढ़ता है, जबकि अर्धचालक का प्रतिरोध ताप के बढ़ने से कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा अल्फा की वैल्यू है, जो टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं, वो धनात्मक होता है। किसके लिए? कंडक्टर के लिए, चालक के लिए। जबकि अचालक या कुचालक और सेमी कंडक्टर मतलब अर्धचालक के लिए अल्फा की वैल्यू जो होती है निगेटिव होती है। निगेटिव होने के कारण क्या होगा? हमारा ताप को बढ़ाएंगे तो क्या होगा? हमारा प्रतिरोध घटेगा। तो यहाँ पे किसके लिए पूछ रहा है? अर्धचालक के लिए। तो अर्धचालक में यदि ताप बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा। तो कम होगा तो घटता है। चलिए, 12 का हमारा क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग होता है। देखिए, मानव शरीर का प्रतिरोध का एक रेंज होता है, वो लगभग 1000 से कितना तक? 50,000 तक होता है। इन नॉर्मल यदि औसत बोला जाए तो 10,000 तक होता है। तो यहाँ पे 10,000 के आसपास कौन है? ये वाला। 30,000 तो नहीं कह सकते, तो यहाँ पे हम आंसर इसको लेंगे डी। इन जनरल 10,000 रहता है, लेकिन इस केस के में हम बात करें तो इसका हम 30,000 तक ले सकते हैं, क्योंकि 1000 से कहाँ तक? 50,000 तक होता है। तो कह सकते हैं औसत प्रतिरोध कितना होता है? 10,000 तक। जब मनुष्य कैसा होता है? गीला होता है या भींगा होता है, तो उस समय इसका कहीं पे 500 भी लिखा रहता है, कभी 1000 भी होता है। तो गीले में आपको प्रतिरोध क्या हो जाता है? कम हो जाता है, जबकि इन नॉर्मल 10,000 तक रहता है अपना। तो यहाँ के लिए आंसर कितना होगा? 30,000। डायनमो से प्राप्त धारा होती है। डायनमो से जो प्राप्त धारा होती है क्या होती है? वो दृष्ट धारा भी होती है, प्रत्यावर्ती धारा भी होती है। तो सिंपल सा कह सकते हैं, दृष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, मतलब दोनों के लिए हमारा डायनमो काम करता है। और किस सिद्धांत पे काम करता है? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। डायनमो करता क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलता है? हमारा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ठीक है, जिसको और दूसरा नाम यदि कहते तो जनित्र या डायनमो भी कहा जाता है। डायनमो तो कहे रहे, जनित्र, धारा जनित्र। तो उम्मीद है ये इतना चीज थोड़ा सा डायनमो के बारे में कम समय में पढ़ लेके जाएंगे। 14 का हमारा क्या हो गया? सी।
15 नाभिक के कणों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? नाभिकीय बल कहा जाता है। ठीक है, जो नाभिकीय बल होता है, जो नाभिक के अंदर जो हमारे क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, इन लोग के बीच कार्य करता है और हमेशा आकर्षण का बल होता है। जबकि हमारा कूलम्ब बल या स्थिर विद्युत बल, ये दोनों क्या, आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों का बल होता है। और ये नाभिक के अंदर काम नहीं करता, नाभिक के बाहर काम करता है। इस नाभिक के अंदर ये कहानी सी खत्म। तो कह सकते हैं नाभिकीय जो बल होता है, न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स का मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का कंबाइंड नेम जो बोला जाता है उसको न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। आकर्षण बल होता है, ये हमेशा आकर्षण का ही बल होता है और बल अत्यंत प्रबल होता है, बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है ये। ठीक है, मतलब बोला जाए कि ब्रह्मांड में जो 4 बल पाए जाते हैं उसमें सबसे ज्यादा मजबूत यही होता है। और लघु परास के लिए होता है, मतलब नाभिक कितना 10⁻⁻15 का इसका रेंज होता है। ठीक है, 1 फर्मी के बराबर। तो इसका लघु परास मतलब इसका रेंज बहुत कम है। कूलम्ब बल दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल है, या कूलम्ब बल कहिए या स्थिर विद्युत बल कहिए, ये आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों का बल होता है। ठीक है, अब दीर्घ परास का बल मतलब जो इसका रेंज क्या हो, बहुत दूर तक होता है, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, ये लोग दीर्घ परास के हैं बल। ठीक है, तो यहाँ के लिए हमारा क्या पूछा जा रहा है, नाभिक के कणों के बीच लगने वाला बल कौन सा हो जाएगा, नाभिकीय बल। एकदम आसान सा है नाम के हिसाब से। नेक्स्ट, श्वेत प्रकाश में कितने रंग मिले होते हैं? 7 रंग होते हैं, ये तो याद ही है आपको। कौन कौन से होते हैं? बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल। यहां दिख भी रहा होगा फोटो में, रंग बिरंगा संसार अपना। ओके, तो वो कितने रंग होते हैं? 7, याद रखना है। यहां से देखिए श्वेत प्रकाश आ रहा है और रंग बिरंगा संसार अपना बनता जा रहा है। ओके, चलिए 16 का सी। चलिए, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर निकलती है तो किस रंग का विचलन अधिक होता है? यहां भी देख सकते हैं, सब जाना इसको कैसे था, इसको जाना था कुछ ऐसा। ठीक है, अपनी जगह सबसे ज्यादा कौन भागा है? नीचे ये वाला कलर भागा है ना सबसे, और सबसे कम कौन भागा है? लाल वाला। और सबसे ज्यादा कौन भागा है? बैगनी, वायलेट कलर। तो सबसे ज्यादा विचलन जो होता है वो किसका होता है? बैगनी का। और जो थोड़ा कम, मतलब जैसे ऐसे जाना था और हल्का सिर्फ झुका है, कौन? लाल वाला। तो लाल का विचलन क्या होता है? सबसे कम होता है, जबकि बैगनी का सबसे ज्यादा होता है। ध्यान में रहेगा, तो बैगनी का सबसे ज्यादा होता है। तो 17 का क्या हो जाएगा? बी। 18, प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंग दैर्घ्य, क्वेश्चन में इतना ही लिखा हुआ था। ठीक है, तो तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है या सबसे कम होता है, इसकी अपन बात कर लेते हैं। तो यदि सबसे ज्यादा की बात करें तो सबसे अधिक होता है लाल का, और सबसे कम जो होता है वो बैगनी का। ठीक है, सबसे अधिक रेड का और सबसे कम किसका होता है? बैगनी का। यहां देखो सिंपल सा, यदि चेक करना है, जैसे यहां से एक लाइन खींच दिए। ठीक है, एक लाइन ये खींच दिए, ये इसका वेवलेंथ। ठीक है, इसका वेवलेंथ इससे थोड़ा सा बड़ा है, इसका वेवलेंथ यहां तक आएगा, इसका सॉरी यहां से लेके यहां तक का आएगा। इसकी कहानी देख सकते हो आप, सब लाल वाला क्या हो गया? सबसे बड़ा हो गया। तो वेवलेंथ का मतलब क्या था? जहां शुरू किए वहीं जाके वो खत्म हो रहा होगा। तो सबसे ज्यादा किसका? लाल का। और सबसे कम किसका होता है? वायलेट का। तो लाल का सबसे ज्यादा और बैगनी का सबसे कम। तो यदि सबसे ज्यादा के लिए यहां आंसर लगाते, सबसे अधिक के लिए क्या होता है? तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक, सबसे अधिक के लिए लगाते तो किसका सबसे अधिक होता है? लाल का होता है, तो लाल के साथ हम जाते। यदि सबसे कम यदि क्वेश्चन में रहता तो किसका लगाते? बैगनी का लगाते। उम्मीद है समझ रहे होंगे, फिगर से भी जो जितना लंबा खिंचा रहा है वो उसका तरंग दैर्घ्य उतना ज्यादा होगा। 19, नीले और पीले रंगों का मिश्रण होता है। देखिए ये हमारा नीला, ये हमारा पीला, इस दोनों को मिला तो कौन सा मिला? ग्रीन। ठीक है, तो नीला और पीला मिलकर क्या बनाता है? ग्रीन। तो नीला और पीला मिलकर क्या बनाता है? हरा। हरा। यदि कहा जाता लाल और पीला मिलकर क्या बनाता है? तो ऑरेंज। रेड और ब्लू मिलकर क्या बनाता है? तो वायलेट। रेड, ब्लू और येलो मिलकर क्या बनाएगा? ब्लैक। ध्यान में रखेंगे। ठीक है,
चलिए प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, पता ही अच्छे से पता है, तो ओम तो होगा ही। एम्पियर किस चीज का मात्रक होता है? विद्युत धारा का, ये बाजू में लिखा हुआ है, सब याद रखना है। वोल्ट किस चीज का मात्रक होता है? विभव या विभवांतर का होता है। और नेक्स्ट हमारा जूल किसका मात्रक होता है? कार्य ऊर्जा का मात्रक होता है, कार्य ऊर्जा का मात्रक होता है। तो उस साइड वाले जो डब्बे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा लिख के रखिएगा अच्छे से। 21 2 सेंटीमीटर व्यास की एक नली में स्तरीय प्रवाह के लिए पानी का औसत वेग अधिकतम क्या होना चाहिए? पानी की श्यानता इतनी दी गई है, ठीक है। तो वेग के लिए अपने पास एक फॉर्मूला होता है, ऑलरेडी जो दिया उसको लिख लेते हैं। इसका व्यास दिया, मतलब डी की वैल्यू दी गई है 2 सेंटीमीटर, मतलब लिख सकते हैं डेसी सेंटी 0.02 मीटर। वेग निकालना है, कितना होगा? वेलोसिटी, ओके, श्यानता इसकी दी गई है, मतलब 0.001 न्यूटन, ठीक है। और यहाँ ये नहीं बोला है कि इसका रेनॉल्ड्स नंबर आर की वैल्यू क्या है, तो आर की वैल्यू हम यहाँ पे ले लेते हैं 1000, ओके। तो ये दिया रहता था बहुत अच्छा था, नहीं दिया तो लेके चलेंगे। अब सबकी वैल्यू को वेलोसिटी वाले फॉर्मूले में डाल देते हैं, आर डिवाइडेड बाई रो इंटू डी। आर की वैल्यू कितनी? 1000। ये कितना दे दिया गया? 0.001 डिवाइडेड बाई डेंसिटी कितनी होती है वाटर की? पानी का घनत्व कितना होता है? 1000 होता है। और डी की वैल्यू कितनी दी गई है? 0.02। ये से ये साफ। अब यदि हम बात करें 2 लड्डू इधर जाएंगे तो 2 लड्डू इधर, तो ये हो जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाई 2। इसको और लिखेंगे तो 1/20। ये कितना हो जाएगा? 1/20 का मतलब हो गया 0. कितना? एक लड्डू जाएगा 10.05, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो 0.05 मीटर पर सेकेंड। सिंपल सा सबकी वैल्यू डालनी थी। फ्लूइड आप पढ़े होंगे तरल, तो उसमें आपको बताया जाएगा। तो सिंपल सा क्या हो गया? 0.05 मीटर पर सेकेंड। सबकी वैल्यू डालिए, बना लीजिए। तो 21 का क्या हो गया हमारा? सी। 22 एक विसर्जन नली में n बराबर 4 अवस्था में स्थिर इलेक्ट्रॉन की कूदन से कितनी रेखाएं उत्सर्जित होगी? मतलब ये मान के चलो n बराबर ये 4 है, इसको कहाँ n बराबर 1 में हमको लेके जाना है। तो n2 हमारा क्या है? मान लिया n2 ये हमारा जहां से आ रहा है, और जहां को आ रहा है उसको n1 मान लिया। इसके लिए सिंपल सा हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या चाहिए? उत्सर्जित स्पेक्ट्रम रेखाओं की संख्या। याद रखिए, काम देगा फॉर्मूला। तो इसमें सिंपल सा n2 बराबर कितना डाल देना है? 4 - 1, n2 4 - 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2। सिर्फ इतना ही से करना है। जहां से आ रहा है उसको n2, जहां को आ रहा है वहां n1। तो ये कितना हो जाएगा? 3 इंटू ये से ये साफ इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, ये से ये कट गया 2, तो मतलब 3 इंटू 2 बराबर 6। एकदम आसानी से निकल गया। यदि आपसे 5 का पूछता तो 5 से आ रहा है तो 5 - 1 लिखते, 6 से बोलता 6 - 1। तो फॉर्मूला याद रखिए, सब बनेगा। तो कितना हो गया? 6। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 6। चलिए 23 LCR श्रेणी परिपथ में ओमेगा कोणीय आवृत्ति का एक एसी स्रोत जुड़ा है, ठीक है। धारा का शिखर मान महत्तम कब होता है? शिखर मान महत्तम अनुनाद आवृत्ति के टर्म में होता है। जब कब आता है हमारा? ओमेगा = 1/√L के टर्म में। तो ये याद रखेंगे, ठीक है। ओमेगा बराबर 1/√L इंटू सी। चलिए नेक्स्ट है, एक सेकेंडरी लोलक को एक परिवहन वाहन में ले जाया जाता है, ठीक है। जब वाहन 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चलता है तो दोलन काल क्या होगा यदि वाहन ऊपर की दिशा में जा रहा है? यहां सबसे पहले लिख दिया सेकेंडरी लोलक, ठीक है। सेकेंडरी लोलक का मतलब ही होता है जिसका दोलन काल कितना हो? 2 सेकंड का हो। तो मतलब पहले ही कह चुका है, आंसर क्या होगा? 2 सेकंड। कुछ सोचना ही नहीं है। वह लोलक है जिसका आवर्तकाल कितने सेकंड का होता है? 2 सेकंड का होता है। फटाफट। 25
सामान्य प्रकाश का कारण है। ठीक है, सामान्य प्रकाश में क्या होते हैं, प्रकाश जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, पता है आपको, तो कह सकते हैं सामान्य प्रकाश विभिन्न तरंग दैर्ध्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों का क्या होता है, मिश्रण होता है। और इसका मतलब क्या है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कंपन के कारण उत्पन्न होने वाली तरंग को क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। या निर्वात के माध्यम में गति कर सकती है, मतलब अभी जस्ट बोले थे आपको, तो ध्वनि होती है वो निर्वात में गमन नहीं करती, जबकि प्रकाश जो होता है निर्वात में गमन करता है। तो हमारा क्या होता है, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र का विलंब दिशाओं में दोलन। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 25 का सी। उम्मीद है समझ रहे होंगे थोड़ा थोड़ा। और ये जो डाटा साथ में लिखा गया है, इतना लंबा चौड़ा कहानी, ये तो कंपलसरी है, इसमें से भी कुछ आ सकता है, इसी से रिलेटेड दिया गया है। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सदिश है। देखिए ये हमारा क्या होता है, कार्य अदिश राशि होती है, द्रव्यमान भी हमारा अदिश राशि होता है, चाल भी हमारा अदिश राशि होता है, जबकि विस्थापन हमारा क्या होता है, सदिश राशि होता है। तो विस्थापन एकदम इजी सा है। नेक्स्ट, यदि r त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर चलने वाली वस्तु का रेखीय वेग v हो और कोणीय वेग ओमेगा हो तो v इक्वल्स टू r ओमेगा, ये याद रखना है। ये हमारा रेखीय वेग और r होता है उसकी त्रिज्या, जिस जैसे ये हमारा है, ठीक है, इसका जो त्रिज्या होगा r होगा, तो इसका कोणीय वेग जो कहा जाएगा उसको ओमेगा कहते हैं। तो v इक्वल्स टू r ओमेगा, याद रखने की चीज है। नेक्स्ट, यदि सरल रेखा में 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिशील वस्तु का त्वरण इतना हो तो 3 सेकंड बाद चाल कितनी हो जाएगी। देखिए फॉर्मूला आपको याद होगा, v बराबर u प्लस एटी, लगा देना है इसी को, v बराबर u प्लस एटी। v हमको निकालना है कितना होगा, तो u का मान कितना दिया है 20 प्लस a कितना दिया है 4। देखिए गिवन में ये हमारा क्या है, प्रारंभिक वेग है, तो ये हमारा हो गया u 20 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा क्या है त्वरण है, मतलब a बराबर कितना 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और t आपको दे दिया है 3 सेकेंड का यहाँ। ठीक है, तो v बराबर u प्लस एटी, 20 हो गया, a कितना दिया है 4 और t दिया है 3, तो कितना हो जाएगा 20 प्लस 12, मतलब 32 मीटर पर सेकेंड। तो 32 मीटर पर सेकेंड, एकदम इजी सा। ये सब फॉर्मूला जो है v बराबर u प्लस एटी, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v माइनस यू बाई टी इक्वल्स टू a, ये सब याद रखना चाहिए। ठीक है, ये सब पूछे जाते हैं, मतलब बेसिक है फॉर्मूले में, न्यूटन के गति के नियम के हिसाब से। वेग का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वेग का ऐसा ही मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। मीटर होता है दूरी का, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका होता है, त्वरण का होता है, और मीटर सेकेंड किसका कह सकते हैं, चलो याद नहीं है फिलहाल, हमको किसका चाहिए, वेग का चाहिए, तो वेग का क्या होता है हमारा मीटर पर सेकेंड। चाल किस प्रकार की राशि है, चाल और वेग, ठीक है, चाल एक अदिश राशि होती है, वेग हमारा सदिश राशि होता है। तो चाल हमारा क्या होगा, अदिश राशि, 30 का बी। किसी पत्थर को किसी चोटी से गिराया जाता है, 100 मीटर गिरने के बाद पत्थर की चाल होगी, 100 मीटर गिरने के बाद पत्थर की चाल होगी। तो फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ हमको दिया क्या कि एक पत्थर किसी चोटी से गिराया जाता है जो 100 मीटर गिरने के बाद, मतलब दूरी कितनी चली है ये 100 मीटर, ओके, और 100 मीटर गिरने के बाद पत्थर की चाल क्या होगी। तो हमको प्रारंभ गिराया जाता है, किसी को गिराओगे तो उसके पास कोई गति नहीं होती, मतलब कोई वेग या चाल उसकी नहीं होती है, मतलब कह सकते हैं u बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अब त्वरण नीचे की तरफ कितना होता है, हमेशा 9.8 होता है, तो एक्सीलरेशन बराबर कितना, g बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो पूछ रहा है कि पत्थर की चाल क्या होगी, सिंपल सा क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। u तो हमको 0 है पता है, प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी 9.8 इंटू और s की वैल्यू है 100, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 980 गुने 2,
तो वी स्क्वायर बराबर इतना, तो लिख सकते हैं वी स्क्वायर बराबर कितना लिखा जा सकता है 01960। वी स्क्वायर बराबर, तो वी बराबर क्या होगा, तो कैलकुलेटर में चेक कर लेते हैं हम। v बराबर कितना 1960 ये हो जाएगा 44.271। 44 v बराबर 44.271 मीटर पर सेकेंड। तो कौन सा है 44.27, मतलब 44.3 लिखा जा सकता है तो मीटर पर सेकेंड। तो सिंपल सा कौन सा फॉर्मूला लगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, एस दिया है 100 मीटर, चूंकि गिराया गया तो u 0, a की वैल्यू g के बराबर हो क्योंकि नीचे की तरफ गुरुत्वीय त्वरण लगेगा जिसके वैल्यू कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लगा दिए, हो गया। 31 का क्या हो जाएगा d। चलिए 32, विराम से मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। विराम से मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु की, चलिए तो हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, s बराबर क्या होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सुने हैं, ठीक है। तो किसका पूछ रहा है, दूरी समानुपाती होती है। दूरी का मतलब s किसके समानुपाती होती है, चूंकि मुक्त रूप से गिरते हुए विराम से, विराम का मतलब क्या u बराबर 0, ठीक है। तो s बराबर क्या हो जाएगा 0 इंटू टी प्लस हाफ a, चूंकि नीचे की तरफ गिर रहा है तो a बराबर किसके होगा g के, जो हमारा कांस्टेंट होता है। तो यहां से लिख सकते हैं s जो हो जाएगा किसके हाफ g टी स्क्वायर, ठीक है। 1/2 भी हमारा कांस्टेंट, g भी हमारा कांस्टेंट, तो यहां से क्या लिखेंगे s जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा टी स्क्वायर के। चूंकि हमारा हाफ और g क्या है कांस्टेंट है तो प्रोपोर्शनल साइन की तरह कांस्टेंट को हटा देते हैं। तो क्या हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण के वर्ग गिरने के समय के वर्ग, गिरने का समय क्या है t है और उसके वर्ग मतलब स्क्वायर के समानुपाती होता है कौन, दूरी। उम्मीद है समझ में आया होगा, कोशिश कीजिएगा आएगा। तो 32 का क्या हो गया d। नेक्स्ट, पहाड़ पर रखे गए पत्थर में संचित होती है, ऊंचाई पे क्या संचित होती है, ऊंचाई पे हमारा स्थितिज ऊर्जा होती है, गति का गतिज ऊर्जा होती है, और स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है mgh, और गतिज ऊर्जा का हाफ mv स्क्वायर, याद रखना है। तो पहाड़ पर रखे पे क्या होगा स्थितिज ऊर्जा। एक किलोग्राम की वस्तु का वेग 1 मीटर प्रति सेकंड हो तो गतिज ऊर्जा का मान बताएं। देखिए गतिज ऊर्जा बराबर जस्ट पीछे ही बोले थे, काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो हमारा होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो एम हमारा कितना दिया 1 kg और भी हमको दे दिया 1 मीटर पर सेकेंड, तो हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1 इंटू 1 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों 1 1 है। ये क्या हो गया 1/2 मतलब 0.5 जूल। तो 0.5 जूल किधर है, नहीं है, मतलब 1/2 जूल है। तो 34 का ए, तो फार्मूला के अंदर पुट कीजिए, सटक से आंसर निकाल दीजिए। तो 34 का क्या हो गया ए। 35, अंतरिक्ष में रॉकेट में गतिशील व्यक्ति में ऊर्जा होती है। देखिए ऊर्जा गतिशील व्यक्ति में यदि जो होती है वो गति के कारण होती है, तो एक तरीके से हम लिख सकते हैं कि क्या चीज, जो व्यक्ति के पास जो ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा होती है, क्योंकि वो गति में होता है ना, रॉकेट जा रहा है तो क्या होगा गतिज ऊर्जा होनी चाहिए। लेकिन यदि वो जा रहा है तो अपनी ऊर्जा खर्च तो नहीं कर रहा है, तो इनडायरेक्टली यदि हम बोलते अंतरिक्ष में रॉकेट में गतिशील व्यक्ति में ऊर्जा होती है तो गतिज ऊर्जा ही होती है, ठीक है। इसके साथ जाते, और नहीं तो कुछ आपका बुक कहता है इनमें से कोई नहीं, भैया ऐसा कैसे नहीं है, यदि कोई वस्तु गति में है तो उसके पास गतिज ऊर्जा है, ठीक है। तो सिंपल सा क्या कहेंगे गतिज ऊर्जा। और यदि वो स्थिर रुका हुआ है, अच्छा गतिशील व्यक्ति में, तो कौन सी होगी गतिज ऊर्जा। या आपका बुक जो कहता है वो कहता है इसमें से कोई नहीं, वो इसलिए क्योंकि व्यक्ति के पास क्या होता है अपना कोई ऊर्जा खर्च नहीं कर रहा है वो, क्योंकि ऊर्जा किसके पास है रॉकेट के पास है, ठीक है। तो रॉकेट अपनी ऊर्जा को खर्च करते हुए जा रहा है, तो रॉकेट के पास भी गतिज ऊर्जा है, जिसके कारण उसके अंदर जो बैठा हो उसके पास भी क्या होगा गतिज ऊर्जा। तो बुक कहता है आपका ये 35 का बी।
मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, कौन सा दर्पण रहता है? देखते हो कि पीछे देखने के लिए ऐसे मुंडी के ऊपर लगल रहता है, तो कौन सा दर्पण होता है? देखिए वो हमारा जो दर्पण होता है वाहनों को पार्श्व दर्पण, ठीक है, वाहनों के पीछे देखने वाला दर्पण, उससे हम लोग पीछे का देखते हैं कि पीछे से कौन आ रहा है, तो वो कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण का और भी उपयोग याद रखेंगे, धूप के चश्मे में, आवर्धक चश्मे में, साइड मिरर में, जो किनारे में ड्राइवर के दाएं और बाएं नहीं लगा रहता है, दाएं बाएं में बाइक में भी लगा रहता है, वो भी क्या होता है? हमारा उत्तल दर्पण ही होता है। जबकि यदि अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण कहाँ होता है? टॉर्च में या सर्च लाइट के अंदर, वाहनों के अग्रदीप जो उल्का वाला बत्ती जो जिसमें लाइट जलता है उसके अंदर, हेडलाइट में, सेविंग दर्पण में हमारा, और हमारा दंत विशेषज्ञ जो दांत को मुंडी में मतलब मुंह में डाल के नहीं ऐसे चम्मच टाइप का रहता है, उसमें भी, कान आंख नाक के विशेषज्ञ जो होते हैं वो भी यूज करते हैं। सोलर कुकर में भी, परावर्तक दूरबीन में भी हमारा कौन सा लगा रहता है? अवतल दर्पण, जबकि इन सब जगहों पे उत्तल दर्पण लगता है। तो उम्मीद है याद रखेंगे। तो यहाँ मोटर गाड़ी के लिए कौन सा हो जाएगा हमारा? किधर भी है उत्तल दर्पण? 36 का सी। 37, एक अवतल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर हो तो उसकी क्षमता बराबर क्या होती है? P बराबर 1/f। f किस में होना चाहिए? मीटर में, तो अदरवाइज 100/f, जब f किस में हो? सेंटीमीटर में हो। तो यहाँ सेंटीमीटर में दिया है तो मतलब 100 बटे कितना? 50, मतलब 2। और हमको पता है कि पावर का यूनिट क्या होता है? डायोप्टर, क्षमता का 2। और चूंकि ये कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस के लिए हमारा जो फोकस होता है वो ऋणात्मक होता है। तो इसका मतलब था कि सब जगह हम कितना लेके चलेंगे? माइनस। तो ये हमारा आंसर भी क्या आएगा? -2t। इसको भी याद रखेंगे। उत्तल लेंस के लिए धनात्मक होता है फोकस, अवतल लेंस के लिए ऋणात्मक होता है, और समतल के लिए अनंत होता है। तो क्या हो जाएगा? -2d। 37 का बी। 38, लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है, अब जस्ट पीछे फॉर्मूला ये देखिए, 1/f से, P = 1/f, तो 1/f से। 39, निम्नलिखित में किससे बड़ा और वास्तविक बनता है? क्या बनता है? इतना ही लिखा हुआ है बुक में। तो प्रतिबिंब बनता है। तो इसको देखिए, इस पूरे टेबल को याद रखिए, क्योंकि आपको लाइट के अंदर ये वास्तविक और बड़ा कह रहा है, ठीक है। छोटा 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 समान साइज, बड़ा बनता है वास्तविक, वास्तविक और बड़ा किस में बनता है? हमारा अवतल में। जबकि उत्तल दर्पण के केस में हमारा क्या बनता है? हमेशा छोटा ही बनता है। तो किस केस में हमारा वास्तविक और बड़ा बनेगा? वास्तविक भी बनेगा, बड़ा भी बनेगा और उल्टा भी बनेगा। किसके, कौन से में? अवतल दर्पण में। तो याद रखेंगे कौन सा गया भैया? अवतल दर्पण। तो ध्यान में रखना है इसको। नेक्स्ट, मनुष्य की आंखें किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग में बनाती है? भैया रेटिना पे बनाती है, सबको पता है। यहां से आ रहा है मनुष्य का आकृति और रेटिना यहाँ पे लगा हुआ है, तो सिंपल सा रेटिना पे। 40 का डी। एक मिनट, चलिए। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। विद्युत शक्ति होती क्या है? किसी विद्युत परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित होती है उससे क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है? वाट। तो 41 का क्या हो जाएगा? सी। यदि जूल कहते तो ये हमारा किसका होता है? कार्य का। वोल्ट विभव का। और ये हमारा किसका होता है? बल का। ध्यान में रखेंगे सबका। हंड्रेड वाट का बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे जलता है तो 30 दिन के माह में उपभुक्त विद्युत ऊर्जा का मान होगा। सिंपल सा विद्युत ऊर्जा के लिए P × T का फंडा लगाइए, P × T। तो P कितना दिया है? 100 वाट का बल्ब है तो 100। टाइम कितना दिया है? 10 घंटे रोज चलता है और 30 दिन तक चलता है, तो 10 घंटे, ठीक है। तो इसको हम किस में बदलेंगे? घंटा को पहले मिनट है, मिनट को सेकंड में, तो 60 मिनट में बदला, फिर सेकंड में। अच्छा, वाट आवर घंटे में ही पूछा गया है तो कोई झंझट नहीं है।
इंटू कितने दिन तक, 30 दिन तक। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 1 2 3 4 मतलब 30,000, 30,000 होगा ना, 30,000 किलो वाट आवर। और कुछ दिया है, वाट आवर। तो इसको यदि किलो वाट में लिखते तो कितना लिखते, 30 किलो वाट आवर। तो आंसर क्या हो जाता है हमारा, 42 का ए। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। 220 वोल्ट के बल्ब से 5/11 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो बल्ब की शक्ति क्या होगी। शक्ति बराबर पावर इक्वल्स टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर। ठीक है, आई स्क्वायर आर, या दूसरा इसको कह सकते हैं आई इंटू आर इंटू आई। तो आई इंटू आर क्या होता है, वी इंटू आई। एक दूसरा फॉर्मूला हमारा ये होता है। आपको वोल्टेज दिया है कितना, 220 और आई की वैल्यू कितनी दी गई है, 5/11। इससे ये कट गया कितना, 20। तो 20 इंटू 5 मतलब 100। और पावर है, पावर का यूनिट क्या होता है, वाट। तो वाट, तो 100 वाट, 43 का बी। नेक्स्ट, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है। देखिए फॉर्मूला याद रखिए, आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए। तो आप उसका मात्रक इजीली निकाल सकते हैं। देखिए आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए। ये जो रो लिखा हुआ ये हमारा क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध। तो जिसको निकाला उसको एक तरफ, बाकी सबको दूसरी तरफ। तो क्या लिख सकते हैं, आर इंटू ए बाई एल। आर का ओम, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर बाई मीटर, मीटर से मीटर साफ। तो ये क्या बच गया हमारा, ओम मीटर। तो ओम मीटर हमारा कौन सा हो जाएगा, ये। तो 44 का, तो मतलब फॉर्मूला यदि आपको याद है, फॉर्मूला याद रखिएगा पक्का, जितने फॉर्मूले आ रहे हैं। ओके, क्योंकि टाइम कम है, जितना क्वेश्चन बैंक के अंदर जो भी एक्स्ट्रा आ रहा है सबको याद रखिए। एग्जाम आपका है, आपको तैयारी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि पास तो करना कंपलसरी है। चलिए, तो 44 का क्या हो जाएगा, ए। चलिए 45, निम्नलिखित में कौन अर्धचालक है। ये तो पता ही है, जर्मेनियम हमारा क्या होता है, अर्धचालक होता है। तो अर्धचालक क्या होते हैं, जिसकी चालकता चालकों से कम और कुचालकों से ज्यादा होती है, उसे हम लोग क्या करते हैं, अर्धचालक कहते हैं। इसके एग्जांपल सिलिकॉन, जर्मेनियम, कैडमियम सल्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड, ये सब हमारे क्या अर्धचालक है। नॉर्मली दो को याद रखो, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। इससे ज्यादा कोई नॉर्मली जरूरत नहीं पड़ता। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम दोनों को याद रखना है कि ये दोनों क्या है, हमारे अर्धचालक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अर्धचालक कौन है, जर्मेनियम। 46, एक कण सरल आवर्त गति में f आवृत्ति के साथ दोलन करती है, इसकी गतिज ऊर्जा की आवृत्ति होगी। देखिए इसको निकालने के लिए थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, काफी डेरिवेशन के थ्रू आता है। तो उसका हो जाता है आंसर हमारा 46 का सी। याद रखेंगे ऐसे ही, 46 का सी। जब प्रकाश की किरण वायु से कांच की सिल्ली में प्रवेश करती है, मान लो ये हमारे कांच की सिल्ली है, वायु से क्या है, तो कांच की सिल्ली में प्रवेश करेगी तो ये अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी। ठीक है, तो क्या होता है, इसका तरंग दैर्घ्य घटता है। तो जब देखिए प्रकाश विरल माध्यम कौन, हवा वायु, और सघन माध्यम कौन, कांच। तो सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो सघन माध्यम में प्रकाश की गति कम हो जाती है। सघन जो ही इसके अंदर आएगा तो वेलोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। प्रकाश की किरण हवा में से कांच के स्लैब में प्रवेश करता है, ठीक है, और उसका तरंग दैर्घ्य क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब जो ही इसके अंदर जाएगा तो उसका तरंग दैर्घ्य भी क्या हो जाता है, कम। गति तो कम होती ही है प्रकाश की, और तरंग दैर्घ्य भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसका तरंग दैर्घ्य घटता है। तो इस कहानी को भी याद रखेंगे। पहली बात, नॉर्मल की तरफ झुकेगा, ठीक है, विलंब की तरफ झुकेगा। दूसरा, इसकी वेलोसिटी जो होती है वो भी कम होती है, इसका तरंग दैर्घ्य भी क्या होता है, कम हो जाता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं v इक्वल्स टू क्या होता है, एन लेम्डा। तो 47 का क्या हो जाएगा, ए। आवृत्ति में कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, 10 माइक्रोकुलम और 5 माइक्रोकुलम के दो आवेशों के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर, तो उनके बीच कितने कुलम बल का अनुपात का अनुभव करेगा। तो सिंपल सा बल, चाहे ये हमारा कौन सा 10 वाला लगाए चाहे ये 5 वाला,
चूंकि दोनों धनात्मक है, दोनों ये इस तरफ बल लगाएगा, ये इस तरफ बल लगाएगा, दोनों एक दूसरे को बल लगाएगा, दोनों के लिए फॉर्मूला सेम ही होगा, क्या होगा 1/4πε0 Q1 Q2/r², दोनों के लिए। तो मतलब इसके लिए भी वही बल होगा जो इसके लिए होगा। तो F/F क्या होता है 1:1। तो एकदम आसान सा क्वेश्चन है। एनटीपी पर वायु की परावैद्युत शक्ति 3 इंटू इतना है, ठीक है। तो 3 मीटर त्रिज्या वाले एक गोलीय चालक को दिए जाने वाले अधिकतम आवेश होगा, ठीक है। तो ये हमारा जो परावैद्युत शक्ति दिया गया है वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र का मान दिया गया, वो कितना है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड की दी गई है, ओके। और इसका त्रिज्या कितना दिया गया, आर बराबर दे दिया गया 3 मीटर। तो पूछ रहा है क्यू का मान क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है के Q/r²। तो Q बराबर क्या लिख सकते हैं E × r² डिवाइडेड बाई के। E का मान कितना 3 × 10⁶, 3 × 10⁶। R का मान कितना 3, तो 3 का स्क्वायर, और K का वैल्यू कितना होता है 9 × 10⁹। तो ये 9 से 3 का स्क्वायर खत्म, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 10⁻³ और आवेश है तो क्या हो जाएगा कूलम। तो 3 × 10⁻³ आसान, फॉर्मूला सिर्फ याद रखना है, के की वैल्यू याद रखना है। के क्या होता है 1/4πε0 3 × 10⁻³ कूलम। तो आंसर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट, एक पिंड की गतिज ऊर्जा 300% बढ़ जाती है, पिंड का रेखीय संवेग कितना होगा। देखिए थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, फॉर्मूला कैसे आया उस पर ज्यादा अभी नहीं सोचते हैं, √2mk, ठीक है। तो जो हमारा क्या है रेखीय संवेग है वो √, किसका होता है के, मतलब काइनेटिक एनर्जी है के हमारा गतिज ऊर्जा, और पी हमारा क्या है संवेग होता है, ओके। तो क्या कह रहा है हमारा, तो कह रहा है पिंड की गतिज ऊर्जा 300% बढ़ जाए, मतलब यदि हमारा ये P1 है तो ये हमारा P2 होगा 300% बढ़ जाए। मतलब बढ़ने का मतलब क्या है, गतिज ऊर्जा पहले के थी, अब की बात क्या हो गया K2 बराबर हम लिख सकते हैं K + K का 300%, मतलब K + 3K, मतलब हमारा कितना हो जाएगा 4K। तो P2 बराबर क्या लिखा जा सकता है 2m × 4K, या इसको और लिखते तो क्या लिखते बाहर आ जाता, तो सिंपल सा इसको लिखा जा सकता था। तो पिंड के रेखीय संवेग कितना बढ़ेगा, तो P2 = क्या लिख सकते हैं, सिंपल सा लिखते तो ये बाहर आया था 2P1। तो रेखीय संवेग कितना बढ़ेगा, मतलब P2 - P1 परसेंटेज में है ना, बाई P1 × 100%। तो हमारा क्या हो जाएगा P2 की वैल्यू 2P1, P1 की वैल्यू P1 है हमारा, और P1 तो ये कितना हो जाएगा P1/P1, मतलब 100%, मतलब 100%। तो P1 और P1 मतलब 1 × 100%, मतलब क्या हो गया 100%। इसका कौन बढ़ेगा, हमारा संवेग बढ़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 50 का ए। सिंपल सा है, देखिए थोड़ा सा दाया बाया करके फॉर्मूला लाया गया P बराबर √2mg, आपको बुक देखोगे आपको मिल जाएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन को बनाने के लिए इतना ही से अपना काम चल जाएगा, थोड़ा सा सिर्फ दिमाग लगाना सब बनेगा। नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वाचिंग। तो इतने क्वेश्चंस आपको 2011 में पूछे गए थे, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू, अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, धन्यवाद।